हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं साइंस यानी विज्ञान का विज्ञान का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम यानी 2025 में पूछे गए थे। 2025 में पूछे गए थे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी होता क्या है कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी, जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो, तो ये वीडियो देखें। और ये सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन है तो रिपीट करेगा ही करेगा, खुद से नया क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। ठीक है, नया क्वेश्चन बनते हैं जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें, इसमें या तो पुराने वाले क्वेश्चन ही आएंगे या कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जब एग्ज़ाम दोगे तो क्वेश्चन नया ना लगे, या फिर ऐसा ना लगे कि पहली बार आपने देखा है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है 2025 वाला। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हवा में क्षैतिज रूप से लटका हुआ, ठीक है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। ठीक है, तो हवा में जो चुंबक लटका हुआ है, आराम से लटका दिए उसको, तो कैसे लटकेगा। ठीक है, मान लेते हैं चुंबक को ऐसे अगर हवा में लटका दिए, ठीक है, हवा में लटका दिए, सिंपल सी बात है, तो ये उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की ओर लटकेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई, ठीक है, तो यह कंपास की सुई जो होती है वो विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, या फिर कभी कभी रहता है ऑप्शन में कि अपनी दिशा बदल लेती है। क्या होता है, अपनी दिशा बदल लेती है, ये भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। या तो क्षैतिज होगी, या तो विक्षेपित हो जाएगी, या फिर अपनी दिशा बदल लेगी, यही दोनों ऑप्शन होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विक्षेपित होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है। ठीक है, तो फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज में शामिल है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी शामिल है और विद्युत अपघटन के नियम भी शामिल है। इतना ही नहीं, ठीक है, इसने और सारा भी चीज़ खोज किया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय घूर्णन का भी खोज किया था। विद्युत चुंबकीय घूर्णन, ठीक है, विद्युत चुंबकीय घूर्णन का भी खोज किया था। ठीक है, बेंजीन का भी खोज किया था फैराडे ने। किसका खोज किया था, बेंजीन का भी खोज किया था। ठीक है, तो किसका खोज किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी किया था, विद्युत अपघटन के नियम का भी किया था, विद्युत चुंबकीय घूर्णन का भी किया था और बेंजीन का भी किया था। ठीक है, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है
फ्लेमिंग के वाय हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। ठीक है, तो जो बाएं हाथ की तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। क्या बताता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है? ठीक है, क्या बोल रहा है? किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है? तो वो होती है विपरीत प्रकार के। ठीक है, कौन से? विपरीत, विपरीत प्रकार या फिर विपरीत दिशा में, विपरीत प्रकार या फिर विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6 का ए, विपरीत प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन 7 पे। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा जो है वो नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। किस ऊर्जा का स्रोत है? नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब वीडियो कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा और आप देख रहे होंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, क्या बोल रहा है? मतलब वैश्विक ऊष्मक मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है वो गर्म हो रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है? ठीक है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए उत्तरदायी है कि क्योंकि ये हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और इसको जाने नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए वातावरण क्या हो जाता है? गर्म हो रहा है इसके वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? पीतरस स्रावित होता है। ठीक है, जो पीतरस हमारा स्रावित होता है वो होता है यकृत से। किससे? यकृत से। इसको लीवर बोलते हैं भाई इंग्लिश में। ठीक है, यकृत से स्रावित होता है। तो 9वां हो जाएगा आंसर बी, पीतरस स्रावित होता है यकृत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है? क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। ठीक है, अवशोषण के अवरुद्ध ये तो होगा नहीं। अवशोषण की सतही क्षेत्रफल घटाना, घटा कह सकता है। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, क्षेत्रफल से कोई लेना देना ही नहीं है। ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। क्या करता है? जिसका कार्य होता है क्षुद्रांत का, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। जो भोजन पच गया होता है उसका अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 10 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यानी 11, मुख्य गृह का पिछला भाग कहलाता है। ठीक है, मुख्य गृह का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख्य गृह का पिछला भाग कहलाता है ग्रासनली। ठीक है, मुख्य गृह का पिछला भाग ग्रासनली आइसोफेगस। 11 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है? बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड के हटाना कहलाता है। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। इसमें श्वसन तो है नहीं, तो श्वासोच्छ्वासन, ये ठीक है, ऑप्शन ए। इसको हम लोग गैसीय विनिमय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी गैसीय विनिमय भी हो सकता है, गैसीय विनिमय।
ये भी ऑप्शन में आपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13 क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ठीक है, 13 का, तो इसका हो जाएगा जल यानी H2O। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? तो जल होता है। 13 का C। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम जानते हैं ATP को। किसको जानते हैं? ATP को। ATP का जो पूरा नाम होता है, ठीक है, वो होता है एडेनोसिन, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफास्फोट। एडेनोसिन ट्राइफास्फोट होता है। इस पे लिखने में बन नहीं रहा है, ट्राइफास्फोट। तो ATP का भी पूछ सकता है कि ATP का फुल फॉर्म क्या है, तो एडेनोसिन ट्राइफास्फोट, यानी 14 का आंसर हो जाएगा ATP, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्या बोल रहा है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जो होता है ये जल के वहन में उत्तरदायी है, ऑप्शन डी। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किसके लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए। सिर्फ जल ही नहीं, साथ में खनिज के वहन के लिए भी उत्तरदायी है, खनिज के वहन के लिए। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जल के वहन या फिर खनिज के वहन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में WBC पाया जाता है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, RBC पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं, और रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी प्लाज्मा के अलावा रक्त में RBC, WBC और प्लेटलेट यानी रक्त पट्टिकाणु तीनों पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 17 क्या बोल रहा है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में, क्या बोल रहा है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में, ठीक है, अम्ल जल में क्या होता है? अम्ल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है? अम्ल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, इसीलिए अम्ल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का सुचालक होता है, संचालन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है, यानी ऑप्शन ए, आयनित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकरकंद एक गंधीय सूचक नहीं है। बाकी वेनिला है, ठीक है, लौंग का तेल है, सिंपल सा गंधीय सूचक है, लेकिन शकरकंद जो है वो गंधीय सूचक नहीं है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 19 क्या बोल रहा है? 19, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, चींटी के अम्ल में कौन सा डंक पाया जाता है? चींटी के अम्ल में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, और कभी कभी मेथनोइक के जगह पे, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग,
कभी कभी मेथनोइक की जगह पे क्या रहेगा, मेथनोइक नहीं दिएगा, फॉर्मिक अम्ल देगा, ठीक है। और कभी कभी फॉर्मिक अम्ल भी नहीं देगा, ना मेथनोइक देगा, सीधे सीधे फार्मूला दे देगा HCOOH, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो चीटी के टैंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल, या फिर सूत्र में पूछेगा तो HCOOH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको जल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। किसको डुबा कर रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं अघात्री यानी गैंग, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा Na, यानी कि सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि अब डिस्कशन का टाइम नहीं है, अब हमको जितना जल्दी हो सके जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है और एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, Cu, यानी तांबा, ठीक है। तो सोने में किस धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है, तो कॉपर यानी तांबा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। 50 देखना है, अभी 24 पे हम लोग पहुंच गए हैं। सिलिकॉन है एक, ठीक है। तो सिलिकॉन एक उपधातु है, क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। हम लोग बहुत जल्दी 25 पे आ चुके हैं, ये पहले ही बताया, अब डिस्कशन का टाइम नहीं है। अब हमारा मकसद होना चाहिए, ठीक है, कि जितना से जितना क्वेश्चन हमको मिल जाए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, दोहरी परिसंचरण नहीं पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो 25 का आंसर हो जाएगा मछलियों में, इसमें नहीं पाया जाता है, तो मछली में नहीं पाया जाता है दोहरी परिसंचरण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो यकृत से करती है, ठीक है। वृक्क मत मार दीजिएगा आप लोग, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यकृत से प्रवेश करती है, 26 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है। 27 क्या बोल रहा है, ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है पीसीटी में। कहाँ होता है, पीसीटी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी पीसीटी ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, क्या नाम है उसका, समीपस्थ, ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो इसका भी ध्यान देंगे आप लोग, कभी कभी पीसीटी ऑप्शन में रहेगा और सीधे लिख देगा कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, तो आप लोग इसको आंसर मारिएगा, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे, जो एग्ज़ाम 2 दिन में होने वाला है उसमें ये पूछ भी सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, पहले से इसमें टिक भी किया हुआ है, क्या कहेंगे उसको, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा सी, उत्सर्जन तंत्र। चलिए
29वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। ठीक है, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 29वां क्वेश्चन, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। तो घेघा हो सकता है, नहीं तो आयोडीन की वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, बौनापन नहीं, मधुमेह नहीं, इसका आंसर हो जाएगा लकवा। क्या हो जाएगा, लकवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, पादप हार्मोन कहलाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन होते हैं उसको फाइटो हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन, यानी ऑप्शन बी। तो पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पतियों द्वारा कायिक परिवर्धन का उदाहरण है। ठीक है, पतियों द्वारा कायिक परिवर्धन का उदाहरण है, तो कायिक परिवर्धन का उदाहरण ब्रायोफाइल्म होता है। क्या होता है ऑप्शन में, हाँ ब्रायोफाइल्म होता है, ऑप्शन डी, यानी 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी। पतियों द्वारा कायिक परिवर्धन का उदाहरण है ब्रायोफाइल्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन 33 क्या बोल रहा है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, घुमा दिया है मतलब उतना भी नहीं घुमाया, लेकिन ये बन जाएगा। लेंस की फोकस दूरी एफ है और क्षमता पी हो तो, देखो लेंस का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो पी बराबर 1/f होता है। ठीक है, ऐसे हो सकता था नॉर्मल पी बराबर 1/f लिख सकता था, लेकिन इसमें किया क्या है कि इस p को इस f से गुना कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f इंटू पी बराबर 1। तो इसका आंसर देखिए बी में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, f इंटू पी बराबर 1। चलिए 34वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 34वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैमरे का कौन सा भाग आँखों की रेटिना की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म। फिल्म इसमें दिया हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन सी फिल्म। कभी कभी फिल्म नहीं दे के दे सकता है डिजिटल सेंसर, हो सकता है अगले एग्जाम में दे दे डिजिटल सेंसर, हो सकता है अगले एग्जाम में फिल्म ना देकर डिजिटल सेंसर दे दे, तो वो भी आप ऑप्शन ले सकते हो। कैमरे का कौन सा भाग आँखों की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो फिल्म करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। ठीक है, तो देखिए निकटतम बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर का बिंदु तो अनंत होता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 25 का आंसर सी। चलिए 36वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 36वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग बना देंगे आप लोग। ठीक है, तो कैसा प्रतीत होगा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कैसा प्रतीत होगा, तो काला प्रतीत होगा। कैसा होगा, काला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि अब जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बस हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या बोल रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। 37, यानी इसका क्या होता है, तो होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, समंजन क्षमता कम हो जाने से नेत्र की जरा दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन बी, 37 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत जल्दी हम अपना मतलब हम लोग अपना हाफ सेंचुरी क्वेश्चन का कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ठीक है, तो इसका होता है ओम मीटर। ओम मीटर है किसमें, यह है ओम मीटर, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, नहीं तो डायरेक्ट नाम लिख देगा ऐसे, ओम मीटर, ऐसे भी दे सकता है डायरेक्ट, तो ऐसे लिख के भी दे सकता है और ऐसे भी दे दिया, दोनों का मतलब तो सेम ही है, तो ओम मीटर यानी 38 का ए, ओम मीटर, ठीक है। 39वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 39वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 जूल में 0.239 होती है। कितना होता है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। 0.239 से लेकर होता है 0.24 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। तो इतना भी दे सकता है और इतना भी दे सकता है, दोनों में से कोई एक ही देगा, तो इसमें ऑप्शन 0.23 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 40वें पे। 40वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, ठीक है, तो ये होता है टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग बहुत जल्दी, हमारा क्वेश्चन का टारगेट पूरा होने वाला है। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को कहते हैं, तो किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधकों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, ठीक है। तो देखिए डायफ्राम जो है इस पे हमको डाउट है, ठीक है। कॉन्डम तो 100% होगा, समझ रहे हो। कॉपर टी एवं लूप 42, ये क्वेश्चन था थोड़ा सा हमको थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ये 2 दिख रहा है हमको, ठीक है। और ये डायफ्राम शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉपर टी हो गया, कॉन्डम हो गया, नसबंदी हो गया, नसबंदी, ठीक है, नसबंदी हो गया, ओरल पिल्स हो गया, ओरल पिल्स, ठीक है। तो 2 होगा, एक डायफ्राम भी आ गया है, तो इसमें हम आंसर मारेंगे इनमें से सभी। 42 का क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एटाविज्म का क्या अर्थ है, ठीक है। एटाविज्म का क्या अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा संतित में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन सी। चलिए एटाविज्म का क्या अर्थ है, तो संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी 44 पे आते हैं। बहुत जल्दी हमारा टारगेट कंप्लीट होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। क्या बोल रहा है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो 44 का हो जाएगा जीनोटाइप। 44 का हो जाएगा जीनोटाइप, या फिर कभी कभी ऑप्शन में जीनोटाइप ना देके जीन प्रारूप भी लिख सकता है, ठीक है। यह हो सकता है ऑप्शन में जीनोटाइप ना लिख के जीन प्रारूप लिख सकता है, जीन प्रारूप, ठीक है। जीन प्रारूप भी लिख सकता है और जीनोटाइप भी, तो जीनोटाइप दिया है तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम लोग, यानी 44 का ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी 45 क्वेश्चन पे आते हैं। 45 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45वां क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, ठीक है। तो 45 का हो जाएगा डार्विनवाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, डार्विनवाद। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद, यानी 45 का ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी 46 पे। 46 क्या बोल रहा है, 46 बोल रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, ठीक है। 46 क्या बोल रहा है, जैव आवर्धन
प्रदर्शित करने वाला रसायन, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसका आंसर हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा? DDT। ठीक है, क्या हो जाएगा? DDT। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डिफेसिनिल ट्राइफ्लोरोएथेन। बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका? डाइक्लोरो डिफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DDT। जयवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? DDT। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यानी 47 पे। 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 47 क्वेश्चन बोल रहा है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। 47 का क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, सिंपल सी बात है, शाकाहारी ही कहलाएंगे ना। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। ऑप्शन डी, 47 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी 48 पे। 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? CFC का व्यापक उपयोग होता है। ठीक है, CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में होता है, एयर कंडीशनरों में होता है, जेट इंजन में भी होता है। ठीक है, और प्लास्टिक फोम में भी होता है। ठीक है, प्लास्टिक फोम हो सकता है कि आंसर अगले बार ऑप्शन में पूछ दे। प्लास्टिक फोम में भी होता है, तो इसका हो जाएगा जेट इंजन में भी उपयोग होता है, रेफ्रिजरेटर में भी उपयोग होता है, और एयर कंडीशनर में भी उपयोग होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्या बोल रहा है? ब्यूटेन में कितने सामयवी संभव हैं? तो 49 का हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 संभव है। कौन कौन से होते हैं वो? 2। तो देखो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। ठीक है, तो पहला हो जाएगा N ब्यूटेन। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो कितने संभव हैं? 2, N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या पूछ रहा है? मीथेन के अणु का आकार होता है। क्या पूछ रहा है? मीथेन के अणु का आकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय या फिर समचतुष्फलकीय। तो आंसर सी। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और जब तक एग्ज़ाम है तब तो बनाऊंगा ही। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो 2026 का बैच है 9th-10th का, वो भी मैं अपने YouTube चैनल पर डालता हूँ, उसका वीडियो बना कर फुल सिलेबस। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।